हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट। तो फेजर रिलेशनशिप को अपने भी कंटिन्यू करते हैं। आर एल सी तीनों का देख चुके हैं, अब इनके कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो आज की क्लास में जो हम देखेंगे, चलो अपने सबसे पहले आर और एल का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। सीरीज आर एल की बात कर लेते हैं। सीरीज आर एल की बात कर लेते हैं, इसके अंदर फेजर रिलेशनशिप कैसे होगी। तो अगर मैं इसमें बात करूँ, मैंने क्या करना है, सेम एज इट इज़ वही करना है। मेरे को ऐसी वेवफॉर्म अप्लाई करनी है। रेजिस्टेंस पहले एक ही लगा रहे थे, अब दोनों लगा देंगे। आरएल सीरीज की बात कर लेते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका इंडक्टर है। अब मैं इसमें बताऊंगा आपको, इसमें अपने को पता करना है भैया अब ये कैसे बिहेव करेगा, ये कंपोनेंट कैसे लैगिंग कंपोनेंट है, अगर इसको एक साथ बात करूँगा, या फिर ये आपका लीडिंग कंपोनेंट है। तो यहाँ पे बात करूँ तो आर के अक्रॉस अपने को पता है वोल्टेज कुछ होगी। तो यहाँ पे मैं अगर प्लस माइनस यहाँ से करंट जा रहा है, तो अगर ये प्लस में एंटर करेगा तो यहाँ पे वी आर की बात कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपकी वी एल आएगी, इसमें भी करंट होगा। तो अब इसमें मैं क्या करूँ, मेरे को वी पता है मेरा, यहाँ मैं वी लेके चल रहा हूँ, वी एम साइन ओमेगा टी। ये मैंने इसको ऐसी वेवफॉर्म अप्लाई की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेरे को पता है कि भैया इसमें मैं क्या लगा दूँ, KVL लगा दूँ, क्योंकि फाइनल वेवफॉर्म चाहिए मेरे को। तो V बार इक्वल्स टू, अगर मैं बात करता हूँ V बार, अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो V R प्लस V, ये आपका होगा, यही होगा ना। इन दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो ये वोल्टेज होगी। अगर चलो मैं इसको नहीं मान के चलूँ, इन दोनों को ही कंसीडर करके चलूँ, तो भी अपने डायरेक्ट लगा सकते हैं ना। अपने को पता लग जाएगा कि इसके क्रॉस वोल्टेज होगी वही, प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज होगी वो इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे वी बार अगर मैं बात करता हूँ तो इसके क्रॉस अपनों ने क्या निकाल लिया, अपने डायरेक्ट पता होमोजीनियस कंपोनेंट है तो आई बार आर आई थी। प्लस इसके क्रॉस अपनों ने क्या निकाली थी, इसके क्रॉस अपनों ने निकाली थी जो वोल्टेज आ रहा था, वोल्टेज लीड कर रहा था करंट से और करंट लेग कर रहा था वोल्टेज से। जब इंडक्टर की बात कर रहे थे तो वोल्टेज पॉजिटिव आएगा, जे एक्स एल आएगा, जे एक्स एल आएगा ना आपका, इंटू आई बार आएगा, है ना। वोल्टेज लीड कर रहा था करंट से इंडक्टर में और करंट लेग कर रहा था, इसलिए लेगिंग कंपोनेंट बोल रहे थे। तो यहाँ पे वी बार की अगर मैं बात करूँ तो आई बार मैं कॉमन ले लूँ, आई बार आर प्लस जे एक्स एल। तो ये आपका इसमें आर एल कंपोनेंट में आ गया। अब यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ पे सर ये जो फॉर्म आई है ना, ये इसमें सर ना ही एक अकेला ये आपका इमेजिनरी कंपोनेंट आ रहा है, ना ही आपका अकेला रेजिस्टेंस आ रहा है। तो रियल प्लस इमेजिनरी की फॉर्म आई है। तो इसके अंदर जब अपने नेटवर्क थ्योरी में बात कर रहे हैं, जब रेजिस्टेंस और ये इंडक्टर या फिर रेजिस्टेंस कैपेसिटर ये सब आने लग जाए ना साथ के अंदर, तो ये तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, तो जे के साथ आएंगे सारे, और ये अकेला आएगा होमोजीनियस कंपोनेंट। तो इसको अपने जब बात करते हैं तो इसको अपने बोलेंगे जेड से डिनोट करेंगे। और जेड आपका क्या है, यहाँ पे जेड जो है ना आपका, ये आपका यहाँ पे इम्पिडेंस है, ये आपका इम्पिडेंस है, जिसकी वैल्यू आपकी आर प्लस जे एक्स एल है इसके अंदर, ठीक है, आर प्लस जे एक्स एल। तो अगर मैं इस इम्पिडेंस को अलग से यहाँ पे बना के दिखाऊँ आपको, ये जेड है आपका, इसके अंदर मैंने करंट प्रोवाइड करवाया आपको, और ये मेरे इसके क्रॉस वोल्टेज है, ये मेरी इसके क्रॉस वोल्टेज है। तो ये आपका इम्पिडेंस हो गया। तो इम्पिडेंस क्या है आपका, आर प्लस जे एक्स एल है। अब आपने पढ़ रखा है मैथ में, कोई भी ऐसी फॉर्म हो एक्स प्लस आयोटा वाई, मैथ्स की अगर मैं हेल्प लूँ यहाँ पे आपको याद करवाऊँ, तो मैथ्स में अपने पढ़ते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, पढ़ते हैं ना, एक्स प्लस आयोटा वाई। जब मेरे को इसका मैग्नीट्यूड और एंगल निकालना होता था तो मैं क्या करता था, एक्स बनाता था, वाई बनाता था, एक्स वाई बनाता था, वाई इमेजिनरी है, एक्स ऐसे है, और मेरे को इसका रिजल्टेंट निकालना होता था तो मैं ट्राइंगल लॉ से अपना इसका रिजल्टेंट निकाल लेता था, ठीक है। तो ये इसका रिजल्टेंट आता था, मान लेता हूँ ये कुछ एंगल थीटा पे आया मेरा, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो आया इसका, उसका मेरे को अगर मैग्नीट्यूड लिखना होता तो मैं डायरेक्ट लिखता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसका एंगल निकला होता था वो लिखता था मैं यहाँ से थीटा की बात करूँगा तो टेन थीटा अगर मैं निकालूँ तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा की अगर मैं बात करूँगा तो वो आएगा वाई बाई एक्स। तो थीटा की अगर मैं बात करूँ वो आएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। मैथ में पढ़ रखा है ना। तो वैसे ही
वैसे ही इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें यहाँ पे अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस होमोजेनियस कंपोनेंट है प्लस JXL, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा XL है, इमेजिनरी कंपोनेंट है, ये X है और ये मेरा इसमें Y है। इसके हिसाब से अगर मैं देखूं और यहाँ पे जो एंगल आएगा इसके बीच में वो एंगल मैं फाई लेके चलूँगा, फाई लेके चलूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे, अगर मेरे को यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है तो वो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ Z आएगा, कितना आएगा आपका R² प्लस XL², ये आएगा ना R² प्लस X² प्लस Y²। और मेरे को यहाँ पे एंगल की बात करनी है, तो एंगल की बात करनी है। अब मेरे को तो फाई में मेरे को कौन सा एंगल चाहिए, अगर मेरे को इसका अगर ये वाला एंगल देखना होता, tan फाई देखना होता तो वो आपका कितना आता XL/R, तो फाई आपका कितना आ जाता tan इनवर्स XL/R, ये आपका एंगल आ जाता है ना। और अब मैं इसमें पावर फैक्टर निकालना है ना, इसको मैं बोलूँ अब मेरे को इसमें पावर फैक्टर निकालना है, तो पावर फैक्टर आपका होता है cos फाई, पावर फैक्टर आपका होता है cos फाई। cos फाई क्या होता है, cos फाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है इसकी R, हाइपोटेनियस आपका Z है, तो पावर फैक्टर आपका R/Z आ गया। और sin फाई और निकाल दो, tan फाई cos फाई निकाल लिया तो sin फाई और निकाल लेते हैं, sin फाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो XL/Z आपका sin फाई आ गया। समझ में आ गई बात। तो ये इसके अंदर अपना इस कंपोनेंट में अपने ने ये सारी चीज़ें निकाल ली। अब यहाँ से इसके आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। पहले आप ये लोग ये आप पॉज करके नोट करो, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, है ना। पहले आप ये पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। तो अब इसके आगे की अगर मैं बात करूँ, इसके आगे की बात करूँ मैं, मेरे पास क्या आया है, मेरे पास ये इक्वेशन आई है कि V बार बराबर I बार इंटू R प्लस JXL इंटू I बार, ये आई है। अब मैंने इसमें ये बात कर ली, अब अपने को पता है पावर भी निकालेंगे, तो पावर के लिए क्या करेंगे अपने, ये रिजल्टेंट है, ये इसका कंपोनेंट है, ये इसकी वोल्टेज है। अब मेरे को क्या करूँ, ये वोल्टेज है, अब मैं रेजिस्टेंस में पावर IR है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करूँ, I का और कर दूँ, I²R हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस पूरी इक्वेशन को I से मल्टीप्लाई कर दूँ, I बार से मल्टीप्लाई कर दूँ तो V बार इंटू I बार हो जाएगा, यहाँ I²R हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर बात करूँगा तो JXL I² हो जाएगा, आपका JXL I² हो जाएगा। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो V इंटू I जो रिजल्टेंट पावर आएगी उसको अपने बोलते हैं एपरेंट पावर, एपरेंट पावर S से डिनोट करेंगे। रेजिस्टेंस के अंदर जो पावर आएगी उसको P से डिनोट करेंगे, इसको बोलते हैं एक्टिव पावर, बता रहा हूँ अभी क्यों बोलते हैं। प्लस J, ये जो पावर आएगी इसको रिएक्टिव पावर बोलते हैं, इसको आप L में निकाल रहे हो तो L से डिनोट करेंगे, QL से, ठीक है। तो ये आपका पावर ट्राइंगल का, अब मैं बताता हूँ पावर ट्राइंगल का कंसेप्ट क्या होता है। ये तो आपका फेजर का बताया मैंने, है ना, फाई का बताया मैंने, पावर फैक्टर का कंसेप्ट बताया। अब मैं पावर ट्राइंगल का कंसेप्ट यहाँ पे इंक्लूड करने जा रहा हूँ, पर उससे पहले जो S है इसका नाम क्या होता है मैंने, अपरेंट पावर, टोटल पावर, टोटल पावर, ठीक है। इसकी बात करूँ, यूनिट की बात करूँ तो V इंटू I वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट एम्पियर इसकी यूनिट होगी। P है, ये आपकी है एक्टिव पावर, P आपकी है एक्टिव पावर, P आपकी एक्टिव पावर है। इसको आप वोट्स में जो अपने रियल में यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं ना पावर, वो सिर्फ रेजिस्टेंस में, क्योंकि ये यूटिलाइज एंड डिसिपेट करता है, इसलिए रेजिस्टेंस को अपने एक्टिव पावर, अभी बता रहा हूँ एक एग्जांपल देकर। और ये आपकी है रिएक्टिव पावर, ये आपकी है रिएक्टिव पावर, इसकी यूनिट होती है VARI, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो इसमें सिर्फ जो पावर अपने काम आ रही है ना, जो भी पावर इन तीनों में अपने काम आ रही है, ये तो टोटल पावर है। P पावर है जो अपने काम की पावर है, मतलब जो एक्चुअल में अपने काम आ रही है, मतलब एक्टिव पावर बोलते हैं उसको, इसलिए एक्टिव पावर क्योंकि वो रेजिस्टेंस के अंदर है, वो डिसिपेट करता है
वो अपने पास स्टोर नहीं करता, जबकि इंडक्टर क्या करता है, स्टोर एलिमेंट है, एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। तो इसलिए ये अपनी रिएक्टिव पावर है, क्योंकि इसमें कोई पावर फैक्टर नहीं आ रहा, cos फाई इसका 0 था इसलिए। और इसके अंदर तो आ रहा था ना cos फाई, यूनिटी पावर फैक्टर आ रहा था, मतलब सारी पावर यही देगा, cos फाई की वैल्यू 1 आ रही थी। अब देखो मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ, इसकी बात कर रहा हूँ ना, अगर मैंने चलो इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं एक कंपनी चला रहा हूँ ना, उसमें मैंने कुछ स्टाफ रख रखे हैं, वो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या, कुछ कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो कस्टमर को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना, टोटल जो आएगा वो मेरे पास आएगा, वो मेरा हो गया, मतलब वो मेरी क्या होगी, अपरेंट पावर होगी, जो प्रॉफिट आएगा। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर को कुछ सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ, कस्टमर को वो कर रहा हूँ, प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो वो मेरी एक्टिव पावर है, ठीक है, कस्टमर को, क्योंकि वही काम है मेरा। उसके अलावा मेरे को स्टाफ को भी तो सैलरी देनी पड़ेगी, तो स्टाफ को सैलरी है, मतलब वो मैं स्टोर करके उनको भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, फिर ओवरऑल प्रॉफिट देख रहा हूँ ना। तो जो स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी वो आपकी रिएक्टिव पावर है, मतलब काम तो मेरे को कस्टमर के लिए करना है ओवरऑल, मतलब वो आपकी एक्टिव पावर है। स्टाफ को सैलरी दे रहा हूँ वो आपकी रिएक्टिव पावर है, और जो मेरे पास जो ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा है वो मेरा आपका अपरेंट पावर है। तो ये आपको आइडिया से मैंने एक बताया है कि आप कैसे याद रखना है। अब अगर मेरे को इसके अंदर मैं बात करूं, इस पावर वाले कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, तो पहले आप लोग ये नोट करो, इरेज कर रहा हूं मैं, फिर इसको मैं पावर वाले को आपको समझाता हूं ये कंपोनेंट एक्चुअली है क्या, लैगिंग है या लीडिंग है, वो अपने बात करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग पॉज करके नोट करो, मैं इरेज कर रहा हूँ। तो अपने पास क्या आ गया, पावर आ गया। पावर कितनी आ गई मेरी, तो ये आपका एक ट्रायंगल, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल तो ये हो गया आपका ना। अभी अपने एक और ट्रायंगल आएगा आपका, एक ट्रायंगल का कंसेप्ट और बताऊंगा मैं अभी। तो अपनों ने पावर देखा, वो आया मेरा P + J QL। अब मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एज इट इज़ वही x + jy है। तो इसमें अगर मैं देखूँ, ये मेरा P है, ये मेरा QL है, और ये मेरा S है, यही है ना। तो इसमें अगर मैं फाई लेके चल रहा हूँ, तो S जो आएगा वो मेरा क्या आएगा, वो मेरा आएगा P + QL का होल स्क्वायर, यही आएगा। और अगर मैं यहाँ पे cos फाई निकालूँ, तो cos फाई आपका आएगा यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस P/S। साइन फाई निकालूंगा तो साइन फाई आएगा मेरा QL/S, यही आएगा। तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो P जो आपका आया है वो आया आपका S cos फाई, और QL जो आपका आया है वो आया आपका S × साइन फाई। अब ये जो आया है P, इसकी यूनिट वॉट्स है, मतलब इस पावर को अपने यूटिलाइज करेंगे, और इसकी यूनिट आपकी रिएक्टिव पावर है, तो VAR वार है। तो ये आपकी इसकी यूनिट है, ये आपकी रिएक्टिव पावर है ना, ये आपकी साइन में आ रही है, कोस में आ रही है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, S आपका क्या है, S आपका VI है, अपरेंट पावर है, तो VI cos फाई लिख सकता हूँ। ये फॉर्मूला आप देखते होंगे, वो ऐसे आता है, देखो रिएक्टिव पावर का VI cos फाई, जबकि जो एक्टिव पावर का, जबकि जो रिएक्टिव पावर है उसका आप देखते हो VI sin फाई, जो अपने काम की नहीं है, मतलब जो अपने स्टोर करके रख रहे हैं, सिर्फ यूटिलाइज इस पावर को करेंगे। तो आप देखते हो ज़्यादातर अपने यही यूज लेते हैं, VI cos फाई, ये आपका VI sin फाई हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये आपने सीख लिया, भैया पावर आ गई। अब अपने बात करते हैं सर ये कौन सा कंपोनेंट है, ये कौन सा है, वो अपने देख लेते हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूँ, अब इंडक्टर लगा रखा है, इंडक्टर आपको पता है लेगिंग कंपोनेंट। तो इंडक्टर में करंट क्या करता है, ले करता है वोल्टेज से, ले करता है वोल्टेज से। तो मैं अगर करंट को ऐसे लेके चलूँ, मान लो करंट को 0 पे लिया, तो वोल्टेज 90 पे आएगी। इंडक्टर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडक्टर की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है। तो एक्चुअल में ये 90 होगा सिर्फ इंडक्टर के केस में, ये 90 है। बट अगर मैं इसमें बात करूँ, IL तो दोनों में सेम रहेगा, बट जो वोल्टेज है, ओवरऑल जो वोल्टेज आ रही है, ये अपनी जो ओवरऑल वोल्टेज जो आएगी, वो क्या आएगी, इन दोनों का सम आएगी। मतलब रेजिस्टेंस में भी होगा, कुछ ड्रॉप होगा, मतलब वोल्टेज कम आएगी। एक्चुअल में जो 90 डिग्री एंगल था वो थोड़ा कम आएगा ना।
मैं क्या कहना चाहता हूँ वो देखो, अगर मेरे को इनका निकालना है, मेरे को इसमें रेजिस्टेंस भी ऐड हो गया मेरा, अगर मेरे को इसकी बात करनी है तो जो एंगल है वो कम हो जाएगा ना, 90 डिग्री से रहेगा। तो ये लेगिंग कंपोनेंट, क्योंकि ये तो होमोजीनियस कंपोनेंट है, फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, तो इसकी वजह से ये है तो लेगिंग कंपोनेंट। RL जो है सीरीज RL है तो लेगिंग ही, बट इसके अंदर जो फेज है वो एक्चुअल में 90 नहीं रहेगा, फेज आपका ये हो जाएगा और ये आपकी जो रिजल्टेंट है वो वोल्टेज आएगी। ठीक है, ये आपकी रिजल्टेंट वोल्टेज आएगी। ये इसका फेजर डायग्राम हो गया, ये इसका फेजर डायग्राम हो गया, ये आपका इसका फेजर हो गया। तो इसमें अगर मैं बात करूं, इंडक्टर लेगिंग कंपोनेंट है। अगर इसमें मैं वोल्टेज की अगर बात करूं, या फिर इसमें निकालूं मैं, तो क्या है कि V अगर मैं लेके चलूँ, Vm sin ओमेगा t है मेरा, चलो ठीक है। तो I निकालना है तो I आएगा आपका Vm बाई Z, Vm sin ओमेगा t बाई Z। Z है, Z आपका क्या है, Z आपका, क्योंकि इसका Z आएगा ना, Z आपका आएगा R प्लस JXL। अब इसमें इमेजनरी भी चीज़ आ रही है, इमेजनरी कंपोनेंट इसके अंदर अपने इमेजनरी तो कुछ लेके नहीं चले, मतलब J वाली चीज़ आ रही है। प्रैक्टिकली मैंने मैथ से कंपेयर करके बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, तो नीचे अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ, और उसका एंगल अगर मैं लिखूँ तो वो फाई ऐसे लिख सकता हूँ, इसको पोलर फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, इसको x प्लस जे वाई को, इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका एंगल। अब अगर यहाँ बात करूँ मैं Vm की, Vm साइन ओमेगा टी है, और साइन को रेफरेंस लेके चल रहा हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ Vm बाई मोड Z साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब इसमें प्रॉपर ये 90 डिग्री नहीं आ रहा है, अगर ओमेगा L होता सिर्फ तो ये 90 डिग्री होता, बस इस R की वजह से ये फाई एंगल आ रहा है, कुछ 90 डिग्री से कम आएगा। ठीक है, तो ये मेरा लेगिंग तो है बट एक्चुअल में 90 डिग्री नहीं है, थोड़ा सा इसके अंदर लॉस आ गया, तो ये आपका कुछ एंगल आ रहा है फाई, मतलब यहाँ पे पावर फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है ना आपका, जैसे वहाँ पे इम्पीडेंस ट्राइंगल पड़ा है, इसको बोलते हैं पावर ट्राइंगल, इसको बोलोगे आप पावर ट्राइंगल, इसको बोलोगे आप इम्पीडेंस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमने इसमें पढ़ लिया कि भैया ये भी आपका लेगिंग कंपोनेंट है, कैसे है क्या है वो मैंने बता दिया, एंगल फाई से ये लेग कर रहा है, वो ये आपका यहाँ पे आपने देख लिया। ठीक है, ये इसका फेजर डायग्राम हो गया, बाकी पावर का भी अपनों ने कंसेप्ट सीख लिया। ठीक है, ऐसे ही है ना, मैंने एग्जांपल देके भी आपको समझाया कि जैसे एक और एग्जांपल ले लो, घरों के अंदर जो अपने पावर आ रही है, वो जो पावर है वो आपकी P है, जो अपने यूटिलाइज कर रहे हैं, बिल पेमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो आपका P है। और कुछ अपने स्टोर करके भी रखेंगे, है ना, कुछ अपने स्टोर करके रखेंगे, वो आपका Q है ना। वो मैंने सैलरी वाले एग्जांपल से आपको समझाया। चलो सैलरी का एग्जांपल ले लो, सैलरी से नहीं, मैंने कंपनी वाले एग्जांपल से समझाया, सैलरी का एग्जांपल ले लो। कुछ सैलरी है वो घर के अंदर कुछ सैलरी को अपने कैसे कर रखेंगे, कुछ अपने यूटिलाइज करेंगे ना, मतलब जैसे सैलरी आई मेरी, कुछ एक सैलरी आई, उसको घर के काम के अंदर मैंने लगा दिया, वो मेरा क्या P है। जबकि कुछ एक अपने पैसे स्टोर करके भी रखते हैं, वो मेरा क्या हो गया, Q हो गया। तो ये भी आप समझ लो, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब कुछ एक स्टोर करके रखते हैं पावर, वो आपकी ये है। ठीक है, और कुछ अपने जो यूटिलाइज करते हैं वो आपकी ये पावर है। ठीक है, तो ये आपका सीरीज RL का कंसेप्ट है। अब अगली क्लास में अपने RC का कंसेप्ट और देख लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, अब अपने RC का, फिर RLC, फिर अपने क्वेश्चन पे देखेंगे। क्वेश्चन में बहुत मजे आएंगे। इसके जो फेजर के क्वेश्चन है ना, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना फेजर का, तो क्वेश्चन लगाओगे हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होते हैं, क्योंकि इसका बेसिक क्लियर नहीं होता है। तो ये पहले 4-5 क्लास इसकी बेसिक क्लियर करने के लिए, फिर अपने इसके क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, फिर अपने आगे के लेक्चर पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लेना, अगली क्लास में अपने देखते हैं। RC की बात कर रहे हैं। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।